हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुकुंद की शादी रागिनी से होती है। रागिनी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो डिशेस को मिक्स करके और अलग अलग अनोखे अनोखे प्रकार से बनाकर सभी का दिल जीता करती। उसके ससुराल में सास ईला, ससुर गोविंद और ननद नूतन होते हैं। ईला हमेशा नूतन को रागिनी की तारीफ करते हुए ताना कसा करती। देख नूतन, तेरी भाभी ने क्या अच्छे मालपुए बनाए हैं, एकदम अलग प्रकार के। मजा ही आ गया रागिनी बहू। न जाने ये बेवकूफ नूतन कब समझेगी, कब सीखेगी। सीख जाएगी समय के साथ माँ जी, थोड़ा समय तो दीजिए उसे। क्यों नूतन, सीख जाओगी ना? नूतन रागिनी की बात को अनसुना करते हुए एटीट्यूड दिखाकर अपने फोन में कुछ करने लगती है। एक दिन, ओफो, कहाँ चली गई कैची अब? क्या हुआ नूतन, क्या ढूंढ रही हो तुम? कुछ नहीं, आपसे मतलब आप अपना काम करो ना यार, हमेशा वकीलों की तरह सवाल ही करती रहती हो सिर्फ। मेरा वो मतलब नहीं था नूतन, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ ना। अगर मुझे पता होगा कि वो चीज कहाँ रखी है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी ना नूतन। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, सो प्लीज आप ना अपने काम से ही काम रखिए। एक दिन जब रागिनी पिज्जा बनाती है तभी सभी को वो बहुत पसंद आता है। चक्कर बताइए कैसा बना है? अरे वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये पिज्जा भाई। मजा ही आ गया रागिनी बहू। हाँ रागिनी, एकदम अलग टेस्ट है इस पिज्जा का, लेकिन जैसा भी है बाजार में मिलने वाले पिज्जे से तो बहुत ही अमेजिंग है। क्यों री नूतन, अब क्यों तेरे चेहरे पर 12 बज गए हैं? अरे दिन भर जू की तरह उस फोन में घुसी रहती है। शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मैडम को अभी तक गैस का बटन भी ठीक से ऑन करना नहीं आता। ना जाने क्या होगा इस नूतन का। तभी नूतन गुस्से से प्लेट पटकते हुए खड़ी होती है और चिल्लाते हुए कहती है, बस माँ, जब देखो तब सब मुझे भाभी से कंपेयर करते रहते हैं। अरे है वो मल्टीटास्कर, है वो सारे कामों में बिल्कुल एकदम गुणवान सी बहू, लेकिन माँ मैं उनकी जैसी नहीं बनना चाहती। मैं जैसी हूँ वैसे ही एकदम बेस्ट हूँ। और माँ आप ना अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ पुरानी सोच का चश्मा हटाइए और नई सोच का चश्मा लगाइए प्लीज। इतना कहकर नूतन वहां से चली जाती है। बहुत बदतमीज और मुंह फट हो गई है ये लड़की। सच में समझ ही नहीं आता कि किस पर गई है। हम तो नहीं थे ऐसे भैया। अरे आजकल तो दिन भर बस सोशल मीडिया पर रील्स और स्टोरीज ही पोस्ट करती रहती हैं। ये इतना एजुकेशन किया है, ऐसा नहीं कि कुछ करे आगे अपनी लाइफ में। जाने दो ना मुकुंद, अभी वो नादान है, समझ नहीं है उसे। कुछ कुछ चीजों की अभी भी उसे समझने की जरूरत है। सब समझ आता है उसे। वो दूसरों को येड़ा बनाकर पेड़ा खाने वाली लड़की है रागिनी बहू। नूतन अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर सभी की बातें सुनती है और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन जब मुकुंद के बॉस रायचंद घर पर आते हैं तभी रागिनी फिर से सभी के लिए पिज्जा बनाने लगती है। चलो, पिज्जा बनाने की सारी तैयारियां कर दी है मैंने। अरे ये क्या, ये पराठे तो ऐसे ही रखे हैं, अब तो इन्हें कोई खाएगा भी नहीं। एक काम करती हूँ, मैं पिज्जा पराठा बना देती हूँ। हाँ, पिज्जा पराठा सभी को पसंद भी आएगा। रागिनी तभी सभी के लिए पिज्जा पराठा बनाती है और जब रायचंद पिज्जा पराठा खाता है तभी उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह मुकुंद, तुम्हारी बीवी ने तो ये कमाल ही कर दिया। वाह रागिनी, ये तो बहुत ही क्रिएटिव डिश है। ये पिज्जा पराठा तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार है। थैंक यू सो मच बॉस। अरे लीजिए ना, और लीजिए बॉस। अच्छा रागिनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना तुम मेरे ऑफिस बिल्डिंग के सामने अपना एक छोटा सा पिज्जा पराठा ढाबा खोलो। तुम्हारा पिज्जा पराठा तो खाने के बाद आई एम तो 100% श्योर कि सबको यह अनोखा आइटम बेहद पसंद आएगा। पैसों की चिंता मत करो, निवेश के लिए जितने भी पैसे खर्च होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझे बाद में दे देना फिर। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा अवसर है मेरे लिए। थैंक यू बॉस। रायचंद रागिनी को पैसों की मदद करता है, जिससे रागिनी एक छोटा सा पिज्जा पराठा ढाबा खोलती है। इन सब से नूतन को बहुत जलन महसूस होती है। रागिनी का पिज्जा पराठा ढाबा 2 दिनों में चल पड़ता है। उसके ढाबे पर दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। अरे आपका ये अनोखा पिज्जा पराठा बहुत ही मस्त और जबरदस्त है जी, हमें तो मजा ही आ गया इसे खाकर। हाँ हाँ, नॉर्मल पिज्जा को छोड़कर अब हमें इस पिज्जा पराठा को ही खाने का मन कर रहा है।
मुझे एक और पिज्जा पराठा खाना है भाई। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपका एक और पिज्ज़ा पराठा और ये एक्स्ट्रा टॉपिंग्स। रागिनी की बढ़ती तरक्की देखकर नूतन की जलन भी और बढ़ने लगती है। घर पर भी सभी नूतन को ताने देने लगते हैं। आज तो मैंने सारी गली की औरतों का मुंह ही बंद कर दिया। अरे सबकी सब अब मुझसे जलने लगी है। क्यों ना जलेंगी भला। अरे जिस घर की बहू इतना अच्छा कमाती हो उस घर पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। सोचा था कि अपनी बेटी के लिए इस बात के लिए खुश होंगी, लेकिन बेटी को छोड़ो, बहू ने ही इस घर और परिवार का नाम रोशन कर दिया। और नहीं तो क्या, अब तो हमें हमारी बेटी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए और जल्दी से उसका कहीं ब्याह कर देना चाहिए। गोविंद और इला की बातों को सुनकर नूतन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। एक दिन रागिनी एक टीवी एड में मास्टर शेफ ऑफ द ईयर के बारे में देखती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कुकिंग कंपटीशन होता है। रागिनी भी उसमें भाग लेने के बारे में सोचती है। एक कुकिंग कंपटीशन? हाँ माँ जी, ये एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता होती है जिसमें जो सबसे अच्छा और अनोखा खाना बनाएगा उसे पूरे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और तो और मुफ्त में अमेरिका जाने की ट्रिप का भी पैकेज मिलेगा। वाह, फिर तो तुम्हें इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए रागिनी। हाँ रागिनी बहू, तुम्हारे हाथ का पिज्जा पराठा है ही इतना स्वादिष्ट कि तुम ही कंपटीशन जीतोगी। और रही बात हमारे आशीर्वाद की, तो वो तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही है। रागिनी पूरे उल्लास के साथ प्रतियोगिता में भाग लेती है। वो उस दिन अपना ढाबा जल्दी बंद करती है। हाँ मुकुंद, हाँ मैंने अभी भी ढाबे को बंद किया है। हाँ, अब मैं मेरी एक ना मौसी हैं, उन्हें हॉस्पिटल में मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलके घर आती हूँ, फिर हम सब कंपटीशन की लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, बाय। रागिनी अपनी एक मौसी को मिलने के लिए सिटी हॉस्पिटल जाती है, लेकिन तभी वहां पर नूतन आ जाती है और वो नर्स के कपड़े पहन लेती है और मास्क से अपना मुंह ढक लेती है। वो रागिनी का हाथ पकड़कर उसे एक कोल्ड चैम्बर में बंद कर देती है। अब मैं भी देखती हूँ कैसे पहुंचती है ये रागिनी की बच्ची मास्टर शेफ ऑफ द ईयर के कंपटीशन में। खोलो, कोई दरवाजा खोलो, हे भगवान, यहाँ तो मैं जम जाऊंगी। नहीं। रागिनी बहुत घबरा जाती है और घर पर घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं। वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, तभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि नूतन ने नर्स का भेस बदलकर रागिनी को कोल्ड चैम्बर में बंद किया है। मुकुंद रागिनी को कोल्ड चैम्बर से बाहर निकालता है और वो सही समय पर कंपटीशन में पहुंचकर अपने पिज्जा पराठा से जजेस का दिल जीत लेती है और मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बन जाती है। घर वाले नूतन को माफ नहीं करते हैं और नूतन अपनी गलती पर बहुत पछताती है। कस्तूरी एक हवेली में खाना बनाने जाया करती। वो एक बहुत ही गरीब महिला होती है और वो अपने छोटे बेटे रोमी और बेटी ईशू के साथ रहा करती। उसके पति गिरीश की कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हवेली के मालिक मालकिन बहुत अच्छे होते हैं और वो कस्तूरी से बहुत अच्छे से पेश आते। गर्मी का भयंकर मौसम शुरू हो चुका था और कस्तूरी अपने मालिक मालकिन के लिए स्वादिष्ट आमरस और पूरी बनाती है। चलो, अब ये गर्मा गर्म पूरियां तो बस बनकर तैयार हैं। अब बस जाकर मालिक और मालकिन को मुझे ये परोसना है और बस मज़ा आ जाएगा। ये स्वादिष्ट आमरस और पूरी खाकर तो दोनों खुश हो जाएंगे। कस्तूरी अपने मालिक और मालकिन को आमरस और पूरी परोसती है, जिसे खाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद आता है। वाह वाह कस्तूरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। वाह, क्या आमरस और पूरी है, एकदम अलौकिक स्वाद है इसका। सच में कस्तूरी, ऐसा लग रहा है मानो किसी जादुई बागान से आम लाई हो तुम। ऐसा आमरस तो हमने पहले कभी नहीं चखा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालकिन। दरअसल मेरी दादी हमें इसी प्रकार का आमरस बनाकर दिया करती थी, अनोखे तरीके से, और मैं भी उन्हीं के स्टाइल में बनाती हूँ। फिर बहुत खूब, बहुत खूब। जाओ, आधा आमरस रोमी और ईशू के लिए भी ले जाओ। हाँ कस्तूरी, मैं तो कहती हूँ तुम पहले उन्हें ये आमरस और पूरी देकर आ जाओ। अगर लेट हो गई तो आमरस गर्म हो जाएगा, इसीलिए इसमें ढेरों बर्फ के टुकड़े डालो और ले जाओ अभी भी। ईशू और रोमी को भी ये ठंडा ठंडा कूल कूल आमरस और ये करारी पूरी बहुत पसंद आएगी। ठीक है मालिक मालकिन, थैंक यू।
योर वेलकम कस्तूरी। जा रही हो तो थोड़ा आराम करके ही आना। हाँ, जल्दी आने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? ठीक है मालकिन। मालिक मालकिन कस्तूरी को एक नौकरानी की तरह बिल्कुल नहीं ट्रीट करते, वो उसे अपने परिवार का एक सदस्य ही मानते। कस्तूरी दिन भर उनके घर पर ही काम करती और रात में अपने घर जाती है। वो कभी कभार बचा खुचा खाना अपने बच्चों के लिए ले जाती, लेकिन एक दिन उसके मालिक मालकिन का एक ट्रेन एक्सीडेंट में देहांत होता है और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहते। तभी कस्तूरी का काम छूट जाता है और वो अब घर पर ही रहने लगती है। बेचारे मेरे मालिक मालकिन, भगवान जी, ऐसा क्यों किया आपने? आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने? मेरे बच्चे, इनका पेट कैसे पालूंगी मैं? कस्तूरी अब गांव में कई सारी जगहों पर जाकर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर ढंग का काम नहीं मिलता, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। वो आस पड़ोस के लोगों को भी बोल कर रखती है कि उसके लिए वो काम ढूंढ कर रखे। ऐसे ही एक दिन जब वो गांव के कृष्णा मंदिर के लिए आम रस पूरी का प्रसाद बनाकर देती है, तब उसे प्रसाद को खाकर सभी भक्त और गांव के मुखिया संग्राम सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है इस आमरस का, एकदम सरस। पंडित जी, कौन है वो कलाकार जिसने इस अमृत समान आमरस को बनाया है? मैं उससे एक बार मिलना जरूर चाहूंगा जी। अरे मुखिया जी, वो एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल महिला है। बेचारी विधवा है, कोई नहीं है उसका, इसलिए कृष्णा जी के लिए हर हफ्ते भोग प्रसाद तैयार करके चढ़ाती है और भक्तों में भी बांटती रहती है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। संग्राम मुखिया इन सारी बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और वो कस्तूरी को मिलने उसके घर आता है और उसे एक आमरस पूरी ढाबा खोलने के लिए कहता है। जी हाँ कस्तूरी बहन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। आपकी भाव भक्ति देख और उसके बारे में सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको पैसों की मदद करूंगा जिससे आप ढाबा खोल पाओगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं आपके पैसों को सिर्फ एक शर्त पर स्वीकारूंगी। कैसी शर्त कस्तूरी बहन? आपको सारे पैसे सूद समेत मुझसे वापस लेने होंगे। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो बहन। कस्तूरी अब संग्राम की मदद से अपना ढाबा खोलती है और वहां पर स्वादिष्ट आमरस और पूरी बेचने लगती है। उसके हाथ की आमरस पूरी सभी को बहुत पसंद आती है और सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अरे वाह भाई वाह, जीवन में बहुत बार आमरस पूरी खाया है, लेकिन आप जैसी आमरस पूरी कहीं भी नहीं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जी हाँ कस्तूरी बहन, मजे ही आ गए लाइफ के। मुझे तो और एक बार खाना है इस आमरस पूरी को। जी हाँ कस्तूरी बहन, मजे ही आ गए लाइफ के, मुझे तो और एक बार खाना है आमरस पूरी। कस्तूरी का आमरस पूरी ढाबा चंद दिनों में ही खूब मशहूर हो जाता है और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। वो अब ईशु और रोमी को गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देती है और तो और अपने आम के बगीचे को और भी अच्छी तरह वो सजाती है। वो गांव के मुखिया संग्राम के सारे पैसे भी उसे सूद समेत लौटा देती है। ये लो ईशु और रोमी, तुम्हारा टिफिन। अच्छे से पढ़ना अपने नए स्कूल में, और रोमी बदमाशी कम और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा। ईशु, इसका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ। वाओ, नया टिफिन, मैं तो बहुत खुश हूँ। हम अब नए और बड़े स्कूल में जा रहे हैं। ये कस्तूरी के अनोखे आमरस की रेसिपी किसी को पता नहीं थी। वो अकेली ही वैसी बनाती और उसकी खूब सफलता होने लगती है। एक दिन जब ईशु और रोमी स्कूल में होते हैं, तभी वो ढाबे को दिन में थोड़ी देर के लिए बंद करके बगीचे से और थोड़े आम लेने घर आती है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान और दंग रह जाती है कि उसका घर और उसका आम का बगीचा बुरी तरह जल रहा होता है। ये देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मेरा घर, मेरा बगीचा, ये क्या हो गया? अपने घर और बगीचे के जलने के बाद कस्तूरी बहुत दुखी हो चुकी थी, मानो उसकी दुनिया ही थम चुकी थी। वो अब ईशु और रोमी संग ढाबे में ही रहने लगती है, लेकिन ढाबा बंद होता है क्योंकि उसके पास आम नहीं होते।
जिनसे वो आमरस बना पाए। उसके पास पैसे भी बहुत कम होते हैं क्योंकि उसने अपने सारे पैसे तो घर पर संदूक में रख दिए थे। मुझे माफ कर दो बच्चों, लेकिन आज हमें ये बिस्किट खाकर ही सोना होगा। कल मैं तुम लोगों के लिए अच्छे खाने का इंतजाम कर दूंगी कहीं से। माँ, आप माफी क्यों मांग रही हो? हाँ माँ, आप माफी मत मांगो, क्योंकि आपने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया है। हाँ माँ, ये जो कुछ भी हुआ है एक हादसा था। ईशु और रोमी समझदार थे, इसीलिए वो अपनी इस बुरी दशा में भी अपनी माँ के साथ थे। अगले दिन कस्तूरी के ढाबे पर एक आदमी आता है जिसका नाम रूपम लाल होता है। कस्तूरी बिटिया, मैं रूपम लाल, तेरे ससुर का भाई, यानी तेरा ताऊ। अरे ताऊ जी आइए ना, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे ताऊ ससुर हैं। बिटिया, मुझे पता चला है कि तेरा घर और बगीचा दोनों जल गए हैं, इसलिए मैं तेरी मदद करने चला आया। रूपम लाल अपना आम का बगीचा कस्तूरी को दे देता है और कस्तूरी उसके बगीचे से आम लेकर उनका आम रस बनाने लगती है और फिर से अपना आम रस पूरी ढाबा शुरू करती है। लेकिन जब तक ग्राहक उसके आम रस को पीते हैं तभी वो बीमार पड़ने लगते हैं। ग्राहक कस्तूरी के ढाबे पर पत्थर फेंकने लगते हैं और कस्तूरी को फूड कंटामिनेशन के केस में गिरफ्तार किया जाता है। मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ। ताऊ जी के बगीचे के आम में कहीं कोई घोटाला तो नहीं? हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। वहीं ईशु और रोमी मुखिया संग्राम के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। हाँ मुखिया जी, हमें ताऊ जी पर शक आ रहा है। उनके बगीचे के आम को इस्तेमाल करने के बाद ही ये हुआ है। हमें एक बार वहाँ जाकर जांच पड़ताल करनी होगी मुखिया जी। हाँ हाँ बच्चों, मुझे भी तुम्हारी माँ पर पूरा भरोसा है। वो आमरस पूरी में कोई हानिकारक मिलावट करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संग्राम अपने साथ फूड इंस्पेक्टर को भी रूपम लाल के घर ले जाता है, जहां पर तलाशी करने के बाद रूपम लाल के कमरे में हानिकारक स्प्रे और पाउडर मिलते हैं जो उसने बगीचे के आम पर छिड़के थे। तभी रंगे हाथ पकड़े जाने पर वो अपना गुनाह कबूल करता है कि कस्तूरी के आम रसपूरी ढाबे के कारण उसका आम का जूस का बिजनेस बंद पड़ गया था। इसीलिए उसने कस्तूरी के साथ ये नाटक किया, उसके झूठे ताऊजी बनकर। इस हादसे के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कस्तूरी रिहा होकर फिर से अपना आम रसपूरी ढाबा चलाती है और खुशी से अपना जीवन जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।